तो चलिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज हम लोग क्या करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने किंगडम फंगी तक देख लिया था। आज जो है बेसिक हम लोग क्या करेंगे, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं रखा गया था, उनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे वायरस हो गया, वायरोइड हो गए, लाइकेन्स हो गए, पायरोन्स हो गए। These all are organism which are not placed in the 5 kingdom classification by R.H. Whitaker साहब। तो उस सब को भी देखेंगे। तो चलिए पूरा डिटेल से तो यहाँ प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट किंगडम के बारे में पूरा डिटेल कहाँ पे दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 3 में, और एनिमल किंगडम को कहाँ दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 4 में। तो वो अभी हम लोग लगातार ही लेते चलेंगे, तो वहां पे हम लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कुछ खास फीचर जो प्लांट के अंदर यहीं पे हम लोगों को समझना है, जो वहां पे अगर पढ़ाएंगे तो ठीक है और नहीं पढ़ाएंगे तो भी आपको क्लियरिफाई होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है किंगडम प्लांटी क्या है भाई। इसमें जितने भी यूकैरियोट्स आते हैं वो किंगडम प्लांटी में रखे जाते हैं, यानी कि प्लांटी ग्रुप में जितने भी प्लांट आएंगे वो सब क्या है, यूकैरियोट्स हैं। और इसके अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म होता है। यानी कि इस ग्रुप में, इस किंगडम में जितने भी प्लांट आएंगे सब के पास क्या रहेगा, क्लोरोफिल रहेगा। अरे क्लोरोफिल पता है ना क्या है, वो पत्तों के अंदर पाया जाता है। यस या नो, जो भोजन बनाने में काम करता है। बाकी डिटेल से तो हम लोग पढ़ेंगे ही कि क्या होता है, ठीक है, इतना तो जानते ही है। और कॉमनली उसको क्या बोला जाता है, प्लांट कहा जाता है। यानी कि इस प्लांटी किंगडम के अंदर ऑल यूकैरियोट क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म आते हैं और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट बोलते हैं। अब इसका देखिए, कुछ ये बातें प्लांट किंगडम में नहीं दिया हुआ है और उसमें उतना डिटेल से बातें नहीं कहा गया जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसीलिए इसको यहाँ पे पढ़ाना जरूरी है। इसलिए ध्यान समझिएगा कि बोलता है कि प्लांट के ही फ्यू मेंबर ऐसे होते हैं जो पार्शियली हिट्रोट्रोप्स होते हैं। आप भी सुनकर के अचंभित होंगे कि प्लांट तो सब क्या होते हैं, ऑटोट्रोप्स होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो स्टूडेंट वो पार्शियली हिट्रोट्रोप्स होते हैं। अरे प्लांट से तो खाना बनाए करते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ा, अगर प्लांट से नहीं भी, अगर रात में इसको भूख लग गया तो रात में ही क्या करेगा, हिट्रोट्रोप की तरह बिहेवियर करेगा और अपना भोजन जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार करके वो खाएगा। दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, मार करके, और ये खाने का काम करेगा। ठीक है, तो वैसे को क्या बोलते हैं, पार्शियली हिट्रोट्रोप। जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट और पैरासाइट। इंसेक्टिवोरस प्लांट और पैरासाइट इसका एग्जांपल है। तो चलिए इंसेक्टिवोरस प्लांट में कौन कौन आते हैं, ब्लैडर ऑर्थ, वेनस फ्लाई ट्रैप, आप लोग पढ़ चुके हैं 10th क्लास के अंदर भी। ये सब क्या है कि वो क्या होता है कि कीड़े को जब इस तरह से मुंह खोल के रखता है और कीड़ा आता है तो इसे बंद कर देता है। यस या नो, उसको क्या बोलते थे आप लोग, फीचर प्लांट। अरे याद आ रहा है, तो उसी तरह से ये भी प्लांट है, ब्लैडर ऑर्थ और वेनस फ्लाई ट्रैप, जो क्या एग्जांपल है, इंसेक्टिवोरस प्लांट का है। और वही कस्कुटा, अमरबेल जो है वो किसका एग्जांपल है, पैरासाइट का। अरे यहां तक क्लियर है। यानी कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो इंसेक्टिवोरस होते हैं और पैरासाइट होते हैं। उसका एग्जांपल इंसेक्टिवोरस में क्या है, ब्लैडर वॉथ और वेनस फ्लाई ट्रैप जो है इंसेक्टिवोरस का है, कि वो मार करके, माने इंसेक्ट को मार के खाने वाला ये सब प्लांट है। और दूसरा क्या है, पैरासाइट की तरह काम करता है, कौन है, कस्कुटा, अमरबेल, सबको जान रहे होंगे। अरे पीला पीला कलर पैर के ऊपर, एक बार कहानी बताए थे। अरे ठीक है, तो फिर इसके बाद फिर बोलता है कुछ प्लांट, जैसे द प्लांट सेल विथ प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। यानी कि ये तो एक्सेप्शन थे, लेकिन मैक्सिमम प्लांट को अगर देखा जाए तो उसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। उसके अंदर सेल वाल पाया जाता है, और सेल वाल किसका बना हुआ रहता है स्टूडेंट, सेलुलोज का बना रहता है। किसका बना रहता है, सेलुलोज। अरे यहां तक ठीक है। अब देखिए एक ये लाइन जो है, यहां से जो लाइन स्टार्ट हो रहा है, इसको पूरा डीपली आपको प्लांट किंगडम के अंदर पढ़ना है। लेकिन ऐसी बेसिकली हम बता दें कि इसमें क्या होता है कि 2 लाइफ साइकिल होता है। प्लांट के अंदर 2 लाइफ साइकिल होता है। मतलब 2 लाइफ साइकिल कहने का मतलब, जैसे क्या यहाँ पे दिया हुआ है कि प्लांट हैज 2 डिस्टिंक्ट फेजेस। जैसे पहला नंबर डिप्लॉयड सेप्रोफाइटिक फेज कहलाता है। यानी कि जैसे हम लोगों के अंदर क्या होता है कि हम लोग कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। अरे 2n होता है ना, हम लोग 2n, हमारे जितने भी सेल है क्या है, 2n है। अब उस 2n में जर्म सेल से क्या बनता है, अगर मेल है तो स्पर्म बन जाता है, और फीमेल है तो क्या बन जाता है, ओवा बन जाता है। तो ये क्या होते हैं, n होते हैं, और फिर ये आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं, जो कैसा है भाई,
2n है। तो अब यहाँ पे देखिए ये कहता है कि प्लांट हैज 2 डिस्टिंक्ट फेज, यानी कि प्लांट के अंदर 2 डिस्टिंक्ट फेज है। जब डिप्लॉयड फेज रहता है उसको क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक, यानी कि जब ये वाला पोर्शन रहेगा यानी कि मेल प्लांट और फीमेल प्लांट रहेगा तो उस समय क्या रहेगा, उसको सेप्रोफाइटिक बोलेंगे। एंड द हैप्लॉयड, जब हैप्लॉयड फेज स्टार्ट होता है तो उसको गैमेटोफाइटिक बोलते हैं, यानी कि ये वाला जो फेज होता है जब गैमेट बनने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइटिक फेज बोलते हैं। और दैट अल्टरनेट विथ ईच अदर, और ये क्या होते हैं, पहले सेप्रोफाइटिक रहेंगे फिर गैमेटोफाइटिक रहेंगे, फिर क्या हो जाएंगे, फिर सेप्रोफाइटिक आ जाएंगे। यहाँ पे देखो ना, फिर सेप्रोफाइटिक आया ना, तो ह्यूमन के अंदर जैसे है सेप्रोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक का मतलब क्या, सेप्रोफाइटिक मतलब 2n सेल जितना भी रहेगा उसको क्या बोलेंगे, सेप्रोफाइटिक। और यहाँ पे गैमेटोफाइटिक मतलब क्या, जहां पे हैप्लॉयड सेल बनेगा। इसको पूरा डिटेल से हम लोग देखेंगे प्लांट किंगडम के अंदर। बस यहाँ पे ये दिया हुआ है, बस आप इतना समझिए कि ये 2 फेजेस में अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है। कुछ इसका जिंदगी आधा n से गुजरता है और कुछ इसका जिंदगी 2n बन के गुजरता है। अरे ठीक है, यानी कि कुछ अपने लाइफ में ये n फॉर्म में होता है और कुछ अपने लाइफ फॉर्म में 2n फॉर्म में होता है, तब जाके n और 2n को मिला, और ये अल्टरनेट होते हैं एक दूसरे के। जैसे 2n है तो n आएगा, फिर क्या आ जाएगा, 2n आ जाएगा। तो ये क्या है, एक दूसरे के अल्टरनेट है। तो यही बोलता है कि द हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड, हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेज, whether this phase free living or depend on other very डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मतलब ये क्या होता है कि ये हैप्लॉयड और डिप्लॉयड का आना जो है ये फ्री लिविंग है, ये क्या है, फ्री लिविंग है, और ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वैरी कर सकता है। ठीक है, अब इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब ये इसको अभी आप ध्यान में रख लीजिएगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, कि वह ये जनरेशन है जिसमें हैप्लॉयड डिप्लॉयड फिर हैप्लॉयड फिर डिप्लॉयड, यानी कि अल्टर करके एक फेज आते रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यानी कि डिप्लॉयड आएगा फिर हैप्लॉयड आएगा फिर डिप्लॉयड आएगा फिर हैप्लॉयड, तो एक के बाद एक आ रहा है ना, यानी कि पहले ये आ रहा है फिर वो फिर ये, तो इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनमें कुछ बातों को हम लोगों ने देखा। अब आइए एनिमिलिया के अंदर, किंगडम एनिमिलिया के अंदर देख रहे हैं। किंगडम एनिमिलिया के अंदर कैसे आते हैं ऑर्गेनिज्म, आपको बता दें कि हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आते हैं। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे एनिमल किंगडम के अंदर वो कैसे होंगे, हेटेरोट्रॉपिक होंगे, यानी कि साफ बोलता है कि अपना भोजन ये खुद से बना नहीं पाएंगे। और ये कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, और इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है, इंपॉर्टेंट बात है। और ये कैसे होते हैं, जनरली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो एनिमल किंगडम में आप जब पढ़िएगा तो उसमें पूरा डिटेल से हम लोग देखेंगे पूरा एनिमल किंगडम को, और उसमें देखेंगे कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं और उसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। अच्छा, ये अपना भोजन के लिए डायरेक्टली कह लीजिए चाहे इनडायरेक्टली कह लीजिए, ये किस पर डिपेंड रहते हैं स्टूडेंट, प्लांट पर डिपेंड रहते हैं। यानी कि डायरेक्ट या तो प्लांट से, कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे है हमारे यहाँ जो पालतू जानवर जैसे गाय हो गया, बकरी हो गया, ये सब क्या करता है, डायरेक्ट प्लांट को खा करके क्या करते हैं कि अपना भोजन को पूरा कर लेते हैं। तो क्या होगा, डायरेक्ट प्लांट से भोजन ले रहे हैं। दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट, जैसे हम लोग ह्यूमन है क्या करते हैं, प्लांट से उसको पका, और तब अगर मान लेते हैं कि कोई भी है ऑर्गेनिज्म अगर उसको खा गया तो उस ऑर्गेनिज्म, जैसे चिकन वगैरह हम लोग खाते हैं, ये क्या होता है कि गोट वगैरह हम लोग खाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट। यानी कि वो ऑर्गेनिज्म क्या किया, और वो प्लांट से लिया और प्लांट के लिए हुए उसके अंदर एनर्जी गया और हम उसको खा लिए। ठीक ना, जैसे जानवरों के अंदर होता है कि जैसे अब हिरन क्या है, प्लांट को खाया, हिरन को कौन खा लिया, शेर खा लिया। तो शेर क्या किया, इनडायरेक्टली प्लांट से अपना भोजन लिया, और हिरन क्या की, अपना भोजन डायरेक्टली। अरे ठीक है ना, तो इस तरह से डायरेक्टली, लेकिन किस पर ये डिपेंड है भाई, प्लांट पर डिपेंड है, क्योंकि प्लांट ही एकमात्र सोर्स है इस पूरे यूनिवर्स के अंदर एनर्जी का। और जो मतलब सूरज, और उससे कौन लेता है ज्यादातर, प्लांट, और प्लांट हम लोग खाते हैं। ठीक है, फिर बोलता है दे डाइजेस्ट देयर फूड, यानी कि जितने भी एनिमल होंगे वो अपना फूड डाइजेस्ट करेंगे, पचाएंगे कहाँ, इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व। यानी कि अपना जितने भी एनिमल है उनके अंदर एक डाइजेस्टिव कैविटी पाया जाता है। जैसे हम लोगों के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, पेट है, यहाँ से मुंह स्टार्ट होता है, इसके बाद पेट है, पेट में खाना पचता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के उसका अवशोषण होता है, एब्जॉर्ब होता है, फिर इसके बाद फीकल मैटर बाहर निकलता है। उसी तरह से जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे स्टूडेंट, सब के अंदर क्या होगा, सब एनिमल क्या करेंगे, खाना को अंदर खाएंगे और भोजन को अपना पचाएंगे और तब वो बाहर फेंक देते हैं। और
साथ ही साथ जैसे अब वो खाना तो खा लिए, अब उसको लंबे समय तक अगर काम करना है तो वो भोजन को स्टोर भी करके रखते हैं। किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं? ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में। जैसे हम लोगों के अंदर खाना खाए हुमच के इतना खाना और एनर्जी की कितना जरूरत है, अगर आप इतना भी अगर चावल खा ले रोटी खा ले तो आपको एनर्जी मिल जाएगा जितना बॉडी करेगा, लेकिन हम लोग ज्यादा खा लेते हैं कि हो सकता है कि जैसे अब उतना एनर्जी खाया तो एक आध घंटा में खत्म हो जाएगा। अरे तेल गाड़ी में भरवाते हो ना, अब लंबा चलना है तो क्या कर, ज्यादा लीटर भरवा दो माइलेज के हिसाब से, और कम चलना है तो कम में लीटर भरवा। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि ज्यादा डाल देते हैं अंदर में, और ज्यादा डाल देते हैं तो बार बार जैसे मान लेते हैं कि अभी 12 घंटा नहीं खाना है तो उसमें 12 घंटा तक हमको एनर्जी चाहिए ना जी, तो उसमें क्या होगा, उसको स्टोर करके हमारा जैसे खाए तो उसमें इंस्टेंट एनर्जी तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ धीरे 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 वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे जैसे जरूरत पड़ता है टूट टूट करके फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमको एनर्जी देने का काम करता है। अब अगर ज्यादा फिर बार बार खा रहे हैं तो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। जो चर्बी हम लोगों का बॉडी के अंदर जमता है ना, वो फैट क्या है, एक्चुअल में स्टोर फूड ही है। जब जरूरत पड़ेगा, जब आप बहुत भूखा रहिएगा तो उस समय क्या होता है, यही फैट टूट करके वो एनर्जी हमको देने का काम करता है। जैसे हम लोग फास्टिंग के कंडीशन में देखते हैं, नहीं देखते हो फास्टिंग में कोई रोजा रह रहा है या कोई छठ का अभी व्रत करेंगे तो उसमें क्या होता है कि बोलते हैं कि 2 दिन नहीं खाना रहता है छठ के अंदर, तो वो कहां से एनर्जी आता है, और देखोगे कि एनर्जी उतना ही का उतना ही रहता है। वो एनर्जी कहां से आता है, वो एनर्जी एक्चुअल में स्टोर फूड है, और जिसके अंदर स्टोर फूड नहीं रहेगा ना, माने फैट जमा नहीं रहेगा, वो तो उसे फट से फिट मार देता है। तो लोग कहेगा ना कि हमारा तो एकदम इंटरनली बड़ी ताकत आ गल हुआ, और इंटरनल ताकत कहां से आ रहा है, फैट स्टोर है। और माइंड भी थोड़ा सा हो गया है कि हाँ हम भगवान के लिए रखे हैं तो भगवानो हमारा साथ है, लेकिन यहाँ मेन कहानी क्या होता हुआ समझ रहे हैं ना। कमजोर आदमी को कह दीजिए तो आप व्रत करने के लिए कहे गोड़ हाथ परत हम कहूँ फेंका जब हमारा से नहीं हुई, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर है ही नहीं है ना भाई, उसके बॉडी के अंदर फैट जमा नहीं है। लेकिन जितना भी फैट जमा हुआ आदमी है सब व्रत बढ़िया से रखता है, उसी के लिए व्रत एक्चुअल में बनाया भी गया है ताकि भैया तो और बॉडी कम हो जाए। व्रत मतलब क्या है, बॉडी को फिट करने का एक तरीका है, और भगवान में आस्था जो है उस खुदा में आस्था जनरेट करने का एक तरीका है। तो करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। सोमारी रखता है, मंगरी रखता है, बुधनी रखता है, कोई बिफनी रखता है, अरे रखता है कि नहीं रखता है। तो ये सब क्या है, व्रत करना चाहिए। उससे क्या होता है कि बॉडी फिट होता है, इंटरमीडिएट फास्टिंग इसको बोलते हैं। अगर एक्चुअल में देखेंगे फिट बॉडी करने का तरीका ही सबसे बढ़िया है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा डिटेल से जानकारी के लिए तो सर लोग पढ़ाएंगे। फिर इसके बाद क्या है कि इसका जो भी न्यूट्रिशन लेने का तरीका कैसा होता है, होलोजोइक होता है, यानी कि फूड को ही क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, बॉडी के अंदर डालते हैं और पूरा अंदर जाकर के इसका बॉडी सिस्टम पचाता है। अरे ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होलोजोइक बोलते हैं। फिर बोलता है कि दे फॉलो डेफिनाइट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू द एडल्ट। और ये एक डेफिनाइट ग्रोथ पैटर्न माने पहले बच्चा होगा उसका, फिर इसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे वो बड़ा होगा। एक बैग बच्चा के बाद जवान नहीं हो जाएगा, ऐसा होता है क्या, वो धीरे धीरे बड़ा होता है। तब ना क्लासेस तुम लोगों को देखते चले जाते हो जैसे जैसे बड़ा होते हो, और फिर एक बैग जब एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हो। और यस या नो, तो इस तरह से इसमें होता है। और शेप एंड साइज भी इसका डेफिनेट होता है। जैसे ह्यूमन का शेप एंड साइज फिक्स है, अभी नहीं है कि ह्यूमन मेल और मेल का जैसा इंसान का बच्चा हाथी की तरह नहीं हो सकता, और हाथी का बच्चा इंसान की तरह नहीं हो सकता है। अरे यस या नो, तो जिस भी ऑर्गेनिज्म का, जिस भी जो एनिमल है उसका जो भी बच्चे होंगे उसके माँ बाप के ही जैसा होंगे, इसीलिए साइज एंड शेप इसका क्या है, फिक्स है, इसीलिए वैसा ही दिखता है। फिर बोलता है हायर फॉर्म में इसके अंदर क्या पाया जाता है, सेंसरी और न्यूरो मोटर मैकेनिज्म पाया जाता है। यानी कि अगर हायर एनिमल का बात करिएगा तो उस हायर एनिमल में सेंसरी ऑर्गन पाया जाता है, जैसे आंख, कान, नाक, ये सब क्या है हम लोगों के अंदर है। हम लोग आंख से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, ये सब हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर है। जितने भी पढ़ाएंगे हम कि हायर ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं ना, उसके अंदर ये सब सेंसरी ऑर्गन है, न्यूरो मोटर ऑर्गन है, कि आ रहा है तो हमको मारेगा कि क्या करेगा, या उस पर अटैक करना है, तो ये सब कौन करवाता है, हमारे अंदर न्यूरो मोटर जो मैकेनिज्म है, वो सेंसरी है, वो गर्म ठंडा कैसा है, ये सब कौन करवाता है, ये सब हायर एनिमल के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो ये सब इसका मैकेनिज्म है। फिर बोलता है कि बहुत इसमें मोस्ट ऑफ देम आर केपेबल टू लोकोमोशन, यानी कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट जो लोकोमोशन करते हैं, माने चलते फिरते हैं। अरे यस या नो, तो फिर बोलता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें मेल और फीमेल आपस में कोपुलेट करते हैं और उसमें एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है। यानी कि इसमें मेल और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं, उससे क्या होता है कि बेबी का जन्म होता है, और बेबी जो बनता है उसको वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के थ्रू बनता है। तो इस तरह से इसमें देते हैं।
अब आइए, जो अगला मेरा टॉपिक है वो है वायरस, वायरॉइड, पायरोन्स, लाइकेन। इसके बारे में एनसीईआरटी में एक बेहतरीन लाइन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि आर.एच. विटकर साहब जब क्लासिफिकेशन कर रहे थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट एंड एमिलिया को, तो इन्होंने इस सब ऑर्गेनिज्म को, चारों को, उसमें किसी में नहीं जगह दिया, इसमें किसी में भी जगह नहीं दिया। क्यों नहीं जगह दिया, उसका रीजन तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ व्हिटकर, देयर इज नो मेंशन ऑफ द लाइकेन्स एंड द सम अदर एसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, वायरॉइड और पायरोन्स। यानी कि जो आर.एच. विटकर साहब थे वो इनको ये 5 किंगडम सिस्टम में जगह नहीं दिए, तो उनको अलग से पढ़ाया जाता है या बताया जाता है, तो उसी को अब हम लोग देखने वाले हैं। तो ये सब भी इंपॉर्टेंट है। तो उसमें सबसे पहले वायरसेस को ले लेते हैं। और वायरस ऐसे भी बहुत परेशान करता है हम लोगों को। अरे यस या नो? अरे एनसीईआरटी में साथ दिया है, कॉमन कोल्ड आपको हुआ होगा या फ्लू हुआ होगा। अरे सर्दी खांसी, मौसम बदलता है तो सर्दी खांसी होता है ना, तो वो किसके वजह से है? वायरस के वजह से। अरे यस या नो? अब कोरोना वायरस तो आकर के बताइए दिया कि भैया हम भी कुछ है, ठीक है? यस या नो? तो देखिए, अब ये वायरस जो है वो किसके बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। यानी कि न्यूक्लियो प्रोटीन का ये बना हुआ होता है। यानी कि और इसमें क्या देखने के लिए मिलता है? ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं। यानी कि ये बॉडी के अंदर जाएंगे तब अपने आप को ग्रो करते हैं। तो ये बॉडी के अंदर जाकर के अपने आप को ग्रो करते हैं। और अगर बॉडी के बाहर रहेंगे तो कैसे रहेंगे? इनर्ट रहेंगे, आउटसाइड द हाउस। इनर्ट मतलब क्या होता है? एकदम मने लगेगा ना कि इसमें जाने नहीं है, ये निर्जीव है। इसीलिए ना अभी तक इसको एक्सेप्शन में रखा गया है। वायरस को सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया भाई? उसके पीछे का रीजन ये है कि ये इस सेल जो होता है ना उसको फॉलो ही नहीं करता है। तो लेकिन बॉडी क्यों नहीं फॉलो करता है? जब वो इसको बाहर रखोगे तो ऐसे बालू तरी लगेगा कि बालू है या कुछ भी ऐसे कण, धूल कण की तरह रहेगा। लेकिन जब बॉडी के अंदर जैसी जाएगा तो इसको क्या कैसा देखने के लिए मिलेगा आपको? अरे कैसा मिलता है? ये तुरंत हमारे अंदर क्या करता है? ग्रो करता है और एकदम जिंदा हो जाता है, और जिंदा होकर के और हम ही को नुकसान पहुंचाता है। तो ये अगर बॉडी के अंदर रहेगा तब हमको नुकसान पहुंचाता है, बाहर रहेगा तो एकदम प्रोटीन क्रिस्टल की तरह दिखता है। क्रिस्टल मतलब एकदम आप ये समझिए ना कि जैसे नमक होता है ना, नमक, व्हाइट नमक की तरह ये एक तरह से रहेगा। ये नॉन सेलुलर है। अच्छा, इसमें 2 स्ट्रक्चर पाया जाता है, कैप्सिड होते हैं और इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। अगर इसके अंदर देखा जाए तो ये बाहर में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कैप्सिड बोलते हैं, और ये जेनेटिक मटेरियल है। ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। और ये बाहर में क्या है? कैस्पिड। कैस्पिड है। अब इसमें देखिए कैस्पिड क्या है? प्रोटीन का बना होता है। ये जो ऊपर ऊपर गोला गोला देख रहे हैं प्रोटीन, आप एनसीईआरटी में देखिएगा इसको ग्रीन कलर से बनाया हुआ है, बड़ा अच्छा खूबसूरत दिखाया इसको। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट जेनेटिक मटेरियल। ये बाहर में ऐसा घिरा हुआ रहता है कि अंदर में जो जेनेटिक मटेरियल रहता है उसको प्रोटेक्ट करता है। और इसका एक यूनिट को क्या बोलते हैं? कैप्सोमर्स। यानी कि ये पूरे को हम लोग क्या बोल देते हैं? कैप्सिन, कैप्सिड बोल देते हैं। और इसमें से एक को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कैप्सोमियर्स। इसको एक को क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर। तो अब ये देखिए कैप्सोमियर्स जो होता है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये 2 तरह का हो सकता है। एक तो हेलिकल फॉर्म में हो सकता है, ऐसे से घुमावदार फॉर्म में होगा। एनसीईआरटी में आप देखिएगा मस्त ऐसे अरेंज है। और दूसरा क्या होता है? पॉलीहेड्रल होता है। यानी कि इस तरह से ये चारों तरफ इस तरह से ये पॉलीहेड्रल, और इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल रहेगा। और ये अगर घुमावदार है तो इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल रहेगा। तो इस तरह से ये 2 फॉर्म में पाया जाता है। और ये अब इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है? इसके अंदर का जो ये जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा होता है? या तो डीएनए इसके अंदर होगा या क्या होगा? आरएनए होगा। यानी कि इसके अंदर या तो डीएनए पाया जाएगा या क्या पाया जाएगा? आरएनए पाया जाएगा। और ये दोनों नहीं हो सकते हैं। जैसे इसमें दोनों नहीं हो सकते हैं, जैसे हम लोगों के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों होता है ना, लेकिन इसमें दोनों नहीं हो सकते हैं। और ये एक जो इसका मेन जेनेटिक मटेरियल जो है वो इन्फेक्टियस मटेरियल है। वो कैसा मटेरियल है? इन्फेक्शन करने वाला है। जैसे प्लांट के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है, एनिमल के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये सब क्या है? जब भी जाएगा तो एनिमल के अंदर इन्फेक्शन करने का काम करेगा। उसी तरह से बैक्टीरियोफेज के अंदर क्या पाया जाता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। तो इस तरह से इसका जेनेटिक मटेरियल होता है जो हमको बीमारी कॉज करने का काम करता है। वायरस के बारे में कहा जाता है कि वायरस का टर्म किसने दिया था? लुईस पास्चर साहब ने दिया था। और वो बताए थे कि वायरस मतलब एक्चुअली में क्या होता है, तो उन्होंने बोला था विनोम या पॉइजन। यानी कि वायरस का मतलब होता है जहर। मतलब किसी भी चीज में अगर इसको डाल दो तो वो पूरा उस पर जहरीला बना देता है। जैसे बॉडी के अंदर डाल दो तो बॉडी को पूरा जहरीला बना करके बीमार करने का काम करता है।
अच्छा, वायरस को क्या बोला जाता है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग, यानी कि शरीर से बाहरी रहेगा तो नॉन लिविंग और बॉडी में आ जाएगा तो लिविंग, इसीलिए वायरस को कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है। किसका? लिविंग और नॉन लिविंग का। ठीक है। एक साइंटिस्ट थे डी मेर्टी इवेनोस्की, तो ये 1892 ईस्वी में इन्होंने कहा था कि ये जो है वायरस जो है पॉजिटिव एजेंट ऑफ टोबैको मोजाइक डिजीज है, यानी कि जो टोबैको तंबाकू के प्लांट के अंदर उसके पत्तियों के अंदर जो इन्फेक्शन होता है वो किसके वजह से होता है? वो वायरस के वजह से होता है। ये किसने बताया था? ये इवेनोक्सी साहब ने बताया था। कब बताया था भाई? 1892 ईस्वी में। और इन्होंने कहा था कि ये स्मॉलर देन बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि जो टोबैको के अंदर यानी कि तंबाकू के पत्ती के अंदर इन्फेक्शन करते हैं वो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। और जब बैक्टीरियल प्रूफ पेपर लगाइएगा छानने के लिए इसको तो ये पार हो जाएंगे। जैसे छन्नी होता है ना, तो चाय को छानने के लिए तो उला जो काला वाला होता है वो पहले छन जाता है और चाय नीचे गिर जाता है। वैसे बैक्टीरिया को छानने वाला एक पेपर होता है, तो उसमें अगर इसको छानने की कोशिश कीजिएगा ना तो बैक्टीरिया तो छन जाएगा लेकिन ई उसको पार कर जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया से क्या होता है? छोटा होता है। अरे सॉरी, ये किससे छोटा होता है? हाँ, बैक्टीरिया से छोटा होता है। तो इस तरह से इन्होंने बताया। फिर एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बिजरनिक, वो 1898 ईस्वी में आए और उन्होंने अपने भाषा में क्या कहा था स्टूडेंट कि क्वांटिजियम वाइवम फ्लूइडम, यानी कि ये एक ऐसा फ्लूइड है कि इसको जैसे ही कोई चीज के कांटेक्ट में आता है तो उसको क्या कर देता है? इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है, उसको इन्फेक्टेड कर देता है। क्या कर देता है? इन्फेक्शन। और ये किसको इन्फेक्शन करता है? टोबैको प्लांट के अंदर। तो इन्होंने क्या देखा था कि जो इन्फेक्टेड एक टोबैको प्लांट था उसका पत्ती इन्फेक्टेड था इस वायरस से, माने वायरस से इन्फेक्टेड था, उसको जब निकाल करके अच्छे प्लांट के ऊपर डाला गया, माने उसके जड़ के पास, तो वो भी बीमार हो गया। तो ये देखिए इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट के फ्लूइड को निकाल करके जब हेल्दी टोबैको प्लांट में डाला गया तो वो प्लांट कैसा हो गया? डिजीज हो गया। तो ये बोला गया कि उसका अगर वैसे ही अगर उस वायरस को निकाल करके अगर किसी के बॉडी के अंदर भी डाल दीजिएगा तो वो भी क्या हो जाएगा? वायरस। नहीं होता कोरोना में क्या होता है? मान लीजिए हमको हुआ, हम छींक दिए, हमारा बॉडी का फ्लूइड आपके नाक में चला गया या आप उसको सूंघ लिए तो उसके अंदर फिर वो बीमारी कॉज कर देता था। तो ये इसका कहने का मेन तात्पर्य है कि ये एक ऐसा फ्लूइड है। तो ये ध्यान में रखिएगा। क्या टर्म दिए थे? कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। ये आ चुका है या आएगा। ये कौन दिए थे? बेजरनिक साहब। उसी तरह से स्टेनले साहब ने भी क्या कहा था वायरस के बारे में 1935 ईस्वी में कि ये क्रिस्टल प्रोटीन का बना होता है, यानी कि ये जो नमक जैसा चीनी जैसा एक प्रोटीन होगा, क्रिस्टल, हाथ में लीजिएगा तो इसी से महसूस होगा और लगेगा कि इतना बेजान है, लेकिन बोडिया के अंदर डाल के तो देखिए इसके बाद तुरंत जान आ जाता है इसको। ठीक है। फिर बोलता है कि वायरस जो है वो कुछ ह्यूमन के अंदर बीमारी कॉज करता है, जैसे मम्स। ये मम्स जो होता है, गलफुलिया, अरे गलफुलिया जो होता है देखा है ना, गाल फूल गलवा, तो उसको मम्स बोला जाता है। या स्मॉल पॉक्स, छोटी माता, वो तो अब खत्म हो गया, लेकिन पहले जब छोटी माता हुआ करता था, अभी पढ़ाएंगे आज के लेक्चर में ऊपर में पढ़ाना, तो उसमें क्या है कि जब छोटी माता जो है वो क्या करता था कि हो करके और पूरा दाग दाग, देखिएगा कि पहले के लोगों को अगर चेहरा में हाथ में अगर पूरा दाग दाग है तो बोलते थे कि छोटी माता हो गया था। ठीक है ना। तो ये वायरस की वजह से होता है। हर्पीस, ये इन्फ्लुएंजा, एड्स, ये सब कुछ ऐसे बीमारियां जो वायरस करता है किसके अंदर? ह्यूमन के अंदर। और प्लांट के अंदर भी ये करता है। जैसे प्लांट के अंदर जब होगा वायरस का इन्फेक्शन तो क्या होगा? मोज़ोइक फॉर्मेशन, यानी कि पत्तियां जो है ना एकदम कलरफुल दिखने लगेंगी। माने ग्रीन पत्ती होता है ना, तो आप बीच में देखिएगा कहीं पीला, कहीं चरक, इस तरह से माने व्हाइट कलर का, इस तरह से अलग अलग कलर का पत्तियां दिखने लगेंगी, इस तरह से होता है। और लीफ रोलिंग, फिर आप देखिएगा कि ऐसे पतैया ऐसे मुड़ गया, कोकड़ा गया, नहीं बोलते कि कोकड़ा गया, ये सूख रहा है। और क्या? कर्लिंग, यानी कि वो मुड़ जाता है पत्ती। येलोइंग, पीला कलर का हो जाता है। वेन क्लियरिंग, ड्रॉपिंग, यानी कि नाटा हो जाता है। और ये सनटेड ग्रोथ, यानी कि ये जितना बढ़ना चाहिए था वो बढ़ेगा नहीं। तो इस तरह से कुछ ऐसे बीमारियां जो प्लांट के अंदर होता है। अब आइए वायरोड्स के अंदर। वायरोड क्या है? वायरोड एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो फ्री, इसमें खाली आरएनए पाया जाता है। इसमें इस तरह से आरएनए होता है, कोई ऊपर से ऐसे कोट नहीं रहेगा, इस तरह से वायरस की तरह कोट नहीं रहेगा, खाली इसके पास क्या रहता है? जेनेटिक मटेरियल। तो इसमें साफ दिया हुआ है कि इसमें कोई प्रोटीन कोट नहीं होता है। इसको टीओ डेनर साहब ने 1971 ईस्वी में डिस्कवर किया। ये आलू के अंदर ट्यूबर डिजीज करवाता है। पोटैटो ट्यूबर डिजीज जो है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज जो है, वो आलू के अंदर इसी का यही करवाता है। जो आलू ये सड़ जाता है ना, तो वो इसी करवाता है। और ये वायरस से स्मॉलर होता है, वायरस से स्मॉलर होता है। अब आइए पायरोन्स के बारे में देखते हैं। पायरोन्स क्या है? ये सेम एज वायरस, मतलब वायरस की तरह होता है। जैसे बाहर में क्या है इस तरह से, अब इसमें क्या रहता है कि बाहर में इसका प्रोटीन कोट रहता है, लेकिन इसके अंदर खास बात क्या है कि जेनेटिक मटेरियल है ये नहीं। वायरस के अंदर क्या है?
बाहर में प्रोटीन कोट, अंदर में इसका क्या है, जेनेटिक मटेरियल। इसमें क्या था कि इसमें प्रोटीन कोट हट गया, तो प्रोटीन कोट हटेगा तो उसको क्या बोल दिए, वायरॉइड बोल दिए। और फिर जेनेटिक मटेरियल जिसके अंदर से हट गया उसको क्या बोल दिए, वायरॉइड। यानी कि सब रहेगा, बाहर वाला स्ट्रक्चर रहेगा लेकिन अंदर में जेनेटिक मटेरियल नहीं रहेगा। और इसीलिए इसको बोला जाता है कि जब साइज में देखोगे तो साइज में ये पूरा वायरस की तरह होता है। अरे वायरस के अंदर क्या रहता है कि इस तरह से जेनेटिक मटेरियल है और इसके अंदर भी साइज में क्या है, ये इस तरह से है। तो बाहर से साइजवा तो दोनों का बराबर ही ना लगेगा। और यस या नो, तो ये इसीलिए बोला जाता है कि वायरस की तरह होता है। इन्फेक्टियस प्रोटीन है ये। प्रोटीन इसका तो मेन स्ट्रक्चर क्या है, प्रोटीन है। बाहर वाला स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, प्रोटीन है। और वो इन्फेक्टियस है और इसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। और ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज करवाता है, जैसे मेड काउ डिजीज, इसको BSE भी बोला जाता है, बोविन स्पेंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, यानी कि काउ को पागल बना देता है। अरे पागल बनेबे का रे बाबू वाला पागल बना देता है, समझ में आ रहा है ना। तो गाय को पागल बना देता है। और दूसरा ह्यूमन के अगर अंदर चला गया तो इंसान को भी पागल बना देता है। तो उसको क्या बोलते हैं, ये CR जैकब डिजीज बोला जाता है, CJD कहा जाता है। जो साइंटिस्ट ने क्रूजेड फेल्ट जैकब ने इसका डिस्कवर किया था। तो ह्यूमन एनालोगस वेरिएंट है, यानी कि अगर एनिमल के अंदर हुआ तो काउ को पगला देगा और ह्यूमन के अंदर हुआ तो ह्यूमन को पागल कर देगा। तो इस तरह से। अब लाइकेंस है, लाइकेंस के बारे में पहले भी बता चुके हैं कि लाइकन क्या है, अकेला कोई एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये डुअल ऑर्गेनिज्म है। यानी कि किसका किसका बना हुआ है, एल्गी और फंगी का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, एल्गी और फंगी। लाइकन कुछ अकेला नहीं है, ये किसका बना हुआ है, एल्गी और फंगी का बना हुआ है। यानी कि ये डुअल ऑर्गेनिज्म है और एक दूसरे के लिए सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाते हैं। यानी कि तुम मुझे खाना दो मैं तुझे पानी दूंगा। अरे यस या नो, तो एक दूजे के लिए बने हैं। यानी कि अगर आप देख लीजिएगा इन लोगों को तो आप पहचान नहीं पाइएगा कि मतलब इसमें दो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन एक्चुअल में दो ऑर्गेनिज्म इन लोग होते हैं। तो एल्गी क्या करता है, एल्गी को फाइकोबायोन्ट कहा जाता है। वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है और फूड बना के देता है, किसके लिए, फंगी के लिए। और फंगी उसके लिए क्या करता है, फंगी को माइक्रोबायोन्ट कहते हैं स्टूडेंट। ये उसको रहने का जगह देता है और वाटर को एब्जॉर्ब करता है और साथ ही साथ मिनरल को भी एब्जॉर्ब करता है। यानी कि पानी और मिनरल का जिम्मा किसका है, फंगी का। और खाना बनाने का जिम्मा किसका है, एल्गी का। यानी कि पानी और मिनरल कौन ला के दे रहा है, फंगी। और खाना कौन बना रही है, एल्गी। तो ये दोनों साथ में रहते हैं, समझ में आ रहा है ना। जन्म जन्म नहीं, सातों जन्म नहीं, जन्मों जन्म तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ रे एल्गी, मरते दम तक। इसी तरह से ये लाइकेन को क्या बोला जाता है, पाइनियर कम्युनिटी कहा जाता है, सक्सेशन ऑफ रॉक्स का। यानी कि जब पहाड़ों पर जहां पे सुनसान इलाका था वहां से जब कम्युनिटी डेवलप होता है, यानी कि प्लांट जब डेवलप होता है, जंगल बनता है, तो वहां पे ये माना जाता है कि पहले जहां जंगल था वहां एकदम सुनसान था, बालुई रेत वाला जगह रहता है। तो वहां पे जो प्लांट बना था सबसे पहला कौन ऑर्गेनिज्म पाया जाता होगा वहां, लाइकेंस। और ये जो है लाइकेंस का एक खास बात है, ये दोनों का एक खास बात है, ये दोनों का हो गए एक तरह से मियां बीबी टाइप के हो गए। अरे हुए ना, एगो खाना बना रही है, एगो व्यवस्था करके दे रहा है। अरे यस या नो, तो ये दोनों का एगो खास बात है कि बड़ा साफ सुथरा रहते हैं। जहां पे पोल्यूशन बढ़ा वहां से भाग जाते हैं, कहते हैं कि हम भैया गंदगी जगह पर नहीं रहेंगे, क्योंकि अब हम लोग तो ये जहां पे गंदगी यानी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का जहां गंदगी बढ़ता है स्टूडेंट, वहां पे इनका जनरेशन खत्म हो जाता है। माने अगर आपको गंदगी चेक करना है तो आप ही चेक कीजिए कि यहाँ लाइकेंस है कि नहीं, माने पोल्यूशन चेक करना है। अगर लाइकेंस है और लाइकेंस अगर मौजूद है और मतलब लाइकेंस अगर उस एरिया में पर्टिकुलर में मौजूद है तो आप समझिए कि यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो समझ जाओ कि इस एरिया में क्या है, पोल्यूशन है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने ये पूरे चैप्टर को खत्म किया। तो आप आराम से इस वीडियो को देखिएगा और धीरे धीरे रिवीजन कीजिएगा। तो ये पूरे चैप्टर को हम लोगों ने खत्म किया। तो आज के लिए इतना ही रहने देता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।